नई सदन में, नए सत्र में, यानी स्पेशल सेशन में सोचने वाली बात है। यानी जो ऐतिहासिक समय बनाया जा रहा था, वो ऐतिहासिक क्षण में जो नई सदन में बोला गया, वो कहाँ तक उचित है, किस तरह से उचित है, इसी प्रकरण में हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है रामलोटन निषाद जी। निषाद जी नमस्कार। धन्यवाद आपके चैनल को। सदन में जो बोला गया है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी, जो दिल्ली का इलीट एरिया कहा जाता है, दक्षिण दिल्ली से वो सांसद हैं, और जिस तरह से उन्होंने संसदीय परंपरा को तार तार करते हुए, हमारे संविधान का मखौल उड़ाते हुए, जिस तरह से भारतीय बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है कि उससे जो है कि हम भारतीयता शर्मसार हुई है। उन्होंने कठुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी और भड़ुआ शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं बता दूं पहले, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी उपनाम पर चर्चा करने पर राहुल गांधी की सदस्यता को त्वरित कार्रवाई करते हुए खत्म कर दिया। उन्हें भारत तुगलक लेन से निकाल करके घर से बेघर कर दिया। आज उन्हीं के सांसदों के बड़बोलेपन पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। वही बगल में देखिए, जिनको कि धीर गंभीर नेता कहा जाता था, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम जो है कि रमेश बिधूड़ी कर रहे हैं। और रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह उनके संस्कार में निहित है। देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जैसी संगत होता है वैसने प्रभाव जो है व्यक्ति का पड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण भाई बुरी संगत कुसंगत से बुरी आदत पड़ती है। तो ये जो रमेश बिधूड़ी है ना, 1992 से पहले बम्बई दिल्ली में एक जर्लिन बर्लिन रोड है, जिसको साथ में जीबी रोड कहा जाता है। दिल्ली का जाना माना रेड लाइट एरिया है, तो वहाँ ये भड़ुआगिरी का काम करते थे। तो जो भड़ुआगिरी का काम करता था, दूसरे भड़ुआ ही दिखाई देंगे। और इन्होंने जिस तरह से कठुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह पहला इनका बयान नहीं है। यह एक बार और बयान दिए थे कोरोना काल के समय में कि यूपी बिहार वालों को जो है कि दिल्ली से निकाल कर भगा देना चाहिए। एक मुस्लिम महिला गई थी। भाई, जनप्रतिनिधि सबका होता है, कौन वो वोट दिया है नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी अगर कहें कि नहीं, हम तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है, तुमने तो वोट हमको नहीं दिया, तुमने तो कांग्रेस को दिया, तुमने तो सपा को दिया, तो यह जो है कि इस पर की गरिमा के प्रतिकूल है। तो रमेश बिधूड़ी के यहाँ एक मुस्लिम महिला गई थी अपने बच्चे के प्रवेश के लिए, तो जो इस बदतमीजी की हदें पार करते हुए कहे थे कि बच्चे क्यों पैदा करती हो, आ गई हो जो है कि मदद मांगने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर तनिक भी चरित्र और चिंतन है, संस्कार है, जो अपने को संस्कारित पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बताते हैं, तो रमेश बिधूड़ी को जो है कि निलंबित क्यों नहीं किया गया? जब मणिपुर आग में जल रहा था, बहन बेटियों का नग्न प्रदर्शन कराया जा रहा था, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा था, जब उस समय संसद सत्र चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी के सांसद चड्ढा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अगर वो वहाँ पर बोला तो उनको जो है कि संसद की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया, मार्शल लगा करके बाहर कर दिया गया। और रमेश बिधूड़ी ने हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कलंकित करने का काम किया है। हमारे भाईचारे, हम लोगों को तो यही कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और उन्होंने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के डूबती हुई नाव को शायद सहारा देने के लिए इस मुद्दे, इस तरह के जो बोल वचन उनके निकले हैं, यह हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही हथियार है, हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, शाहरुख खान और सन्नी देओल की इस तरह से पटकथा गढ़ करके जो है कि यह चुनावी नैया पार करते रहे। लेकिन जब से इंडिया बना है, भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है। इनके पैरों की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इनके जहाज में बड़ा छेद हो गया है। और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी, जो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, यह लाख कवायद कर ले, इंडिया जीतेगी, इंडिया की सरकार बनेगी और एनडीए की विदाई होनी एकदम निश्चित हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फड़फड़ा रही है। 3 दिन का मोहन भागवत जी का भी लखनऊ प्रवास था, उन्होंने तो बड़ा अच्छा भाषण दे दिया। मेरा भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस का कोई सरोकार नहीं है, आरएसएस तो सामाजिक संस्था है। हम तो चाहते हैं कि एक कब्रिस्तान, एक शमशान हो, एक कुआं हो, एक धार्मिक स्थान हो। तो भाई मोहन भागवत, एक स्पष्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्या वाकई अलग अलग हैं कि दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कि एक सामाजिक उनका संगठन है, और उसका राजनीतिक रूप जो है, राजनीतिक संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी है। इनके 104 आनुषंगिक संगठन परिकल्प हैं,
चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विवेकानंद मिशन हो, चाहे वनवासी सेवा आश्रम हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, चाहे महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, चाहे मछुआरा प्रकोष्ठ हो, युवा मोर्चा हो, अखिल भारतीय बीजेपी जी एकदम बिल्कुल है। केवल देखने के लिए ये दो दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ये एक ही चट्टे बट्टे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी खतरे में पड़ती है, उसकी नाव डूबती है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए आरएसएस के प्रमुख को जो है आगे कर दिया जाता है। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा, मुसलमान तो हमारे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी के लिए अगर बात आती है कि जब इस तरह के बयान होते हैं, सदन में बयान होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र को कहीं न कहीं से खतरा होता है। तो बीजेपी और आरएसएस में अगर बीजेपी के सांसद ने ऐसा बोल दिया, आरएसएस उसके डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, बार बार वो बताते हैं अलग है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ दर्शकों को हमारे, ये बताइए कि दोनों से दर्शकों को और जो भारत की जनता को किससे बच के रहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या संगठन आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह दें 5 घंटा जो है कि इस कड़ाके की धूप में जो है शीर्षासन करना है, तो इनकी, मोदी जी की और शाह की औकात नहीं है कि वह इनके मोहन भागवत के आदेश का उल्लंघन, अवहेलना और उल्लंघन कर दे। या केवल ये रिमोट जो इनका आरएसएस है, या केवल डैमेज कंट्रोल करने काम करते हैं। इन्होंने क्या कहा, आपने उनका बयान देखा, मुसलमान तो हमारे हैं, मुसलमान हमारे हैं, तो मथुरा काशी का विवाद क्यों है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस क्यों किया गया? ये केवल जो है ये भारतीय जनता आरएसएस जो है ना, दो मुँहा सांप की तरह काम करता है। और आरएसएस को आप कहिए ना, ये कहने को सामाजिक संस्था है, ये राष्ट्रघातियों का संगठन है, राष्ट्रद्रोहियों का संगठन है, जिनको ये आदर्श मानते हैं। वीर सावरकर को, जो माफी वीर हैं, जब वो सेलुलर जेल में बंद थे तो 4 बार इन्होंने लिखित में अंग्रेजों से माफीनामा मांगा था। और जब 40 रुपया वेतन, मासिक वेतन एक आईसीएस अधिकारी, आज आईएएस कहा जाता है, उसको मिलता था, तो माफी वीर सावरकर को जो है 60 रुपया पेंशन मिलती थी। और जब देश के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे नरम दल के लोग हो, चाहे गरम दल के लोग हो, देश की आज़ादी के लिए लड़ मर रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तो ये आरएसएस वाले जो है ना, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करते थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भेद बताने के लिए ये उनके अंग्रेजों की मुखबिर का काम करते थे। तो आरएसएस का कभी राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्र की एकता में कभी योगदान नहीं रहा है। और सबसे बड़ा देश को अगर खतरा है तो आरएसएस से है। आरएसएस देश को जो है तहस नहस करके, इसकी अर्थव्यवस्था को चौपट करके, आप पढ़ लीजिए जा करके, गुरु गोलवलकर जो है आरएसएस के प्रमुख रहे हैं, आरएसएस के गुरु कहे जाते हैं। उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, जो मनुस्मृति की परिकल्पना के आधार पर लिखा है। मनुस्मृति में स्त्री शूद्रो न ध्येताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। आज वोट के लिए लोहार को, सुनार को, तेली तमोरी, बरई बारी को, नाई धोबी, मलाह केवट का, बसफोर को, धरकार को, डोम मुसहर, कोल, भील, किरात को, मल्लाह केवट, जाट, गुजर, अहिर को, कुर्मी, काछी को ये हिंदू बना लेते हैं। लेकिन अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो दरकिनार कर देते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य कल बयान देते हैं। शर्म नहीं आती है कि मेरी भतीजी ने धूल चटा दिया सिरा तुम्हें, 75 तो हमारा है, शेष में बंटवारा है। ये बेशर्मों को शर्म नहीं आती, ये काट के उल्लू बने हुए हैं। एक महिला की बात, अगर महिला है तो भी देखिए, सदन में महिला अधिनियम पास हुआ है, उसको जो भी नाम रख दिया उन्होंने, और उनका ये भी कहना है कि इसको हम लागू करेंगे आफ्टर कास्ट सेंसस के बाद लागू करेंगे। तो अब सवाल इस चीज़ का है कि इस महिला जो अधिनियम है, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी की चाल रही या कुछ और है? वास्तविकता में महिला, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, 9 मन गेहूं होई न राधे गौने जई हैं, न 2024 में भाजपा का सरकार बननी, और न तो कास्ट सेंसस ये कराएंगे। कास्ट सेंसस तो इंडिया वाले कराएंगे। और कास्ट सेंसस करा करके जो हमारे नेता, सामाजिक न्याय के महान योद्धाओं में जिन महान विभूतियों का नाम दर्ज रहा है, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, परम पूज्य शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और लालू प्रसाद यादव जी, 2000 ये तो बिल देवगौड़ा की सरकार में आया था। कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग तो लाए नहीं थे। देवगौड़ा जी किसके थे? जनता दल की सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो 1996 में यह महिला बिल आया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले उस बिल का विरोध करते थे। और हमारे नेता बार बार ये मांग करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यसभा में पहले पास किया था, लोकसभा में इसलिए नहीं पारित हुआ। हमारे नेता कहते थे कि कोटा विद इन कोटा, जब तक जो है महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी को जनसंख्या के अनुपात में कोटा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम बिल पास नहीं होने देंगे। और शरद यादव जी ने तो कहा था कि भाई मेरे लाश से चढ़ करके जो है कि महिला बिल पास किया जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं महिला बिल को पास नहीं होने दूंगा जब तक कि कोटा विद इन कोटा नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों बेईमानी करते हैं भाई?
2011 में सोशियो इको कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान जी की मांग पर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कराया था। जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, गरीब माँ का बेटा बताते हैं नरेंद्र मोदी जी, इंटरनेशनल लायर। नरेंद्र मोदी जैसा पूरे विश्व में झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये कहते हैं कि 18 घंटा मैं देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए मैं जागता हूँ। यह 18 घंटा जो मेहनत करते हैं, यह झूठ बोलने के लिए यह सारा कवायद करते हैं। आज बताओ कि अगर पूछ दिया जाए कि भारत में कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, हर सप्ताह में 2 करोड़ 12 लाख रुपया खर्चा करके हर संडे को ये मन की बात करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते क्यों हैं? क्योंकि ये सच्चाइयों से मुंह छिपाने का काम करते हैं। अभी देखिए, कल एक झूठ बोल गए। क्या कहे? मध्य प्रदेश में दुर्गावती स्टेशन कहाँ है? के करे मौसेवरे शिवराज सिंह चौहान के कि नरेंद्र मोदी जी के मौसेवरे दुर्गावती स्टेशन बना है। जब मणिपुर आग में झुलस रहा था, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, नग्न प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय 77 दिनों तक इनकी बोलती बंद थी। और अमेरिका में जाकर के जो 8.5 हजार करोड़ का 2 जहाज बनाए हैं, तो एक गोदी मीडिया वालों से भर कर ले जाते हैं, एक किन्नर के चरित्र वाले जो ताली बजवाने वालों को लेकर के जाते हैं और झूठ बोलते हैं, और अपने पालतू तीतर बटेरों से, तोतों से जो है ताली बजवाने का काम करते हैं। बड़ा सीना तान करके इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्वगुरु कहलवाने का प्रयास करते हैं। ये विश्वगुरु क्या, ये तो पूरे विश्व में जो है भारत की नाक कटवाने का, मखौल उड़वाने का काम किया। वहाँ पर अमेरिका में और अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहा करते हैं कि भाई हमारी जब से सरकार आई है, देश यहाँ से वहाँ पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया है? बहुत ऊपर पहुँच गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं जातिवादी राजनीति कर देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, तो इनकी इस बात को कैसे खंडन करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जब महिला बिल पास हुआ और राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन ओबीसी की जनगणना करा लो, कास्ट सेंसस करा लो, और जिसकी जितनी संख्या है उनको ऐसे ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? हाँ, उस तरह इच्छा शक्ति हो रही। अरे ये 2024 के लिए ना, ये केवल जो है ये गुमराह करने के लिए, ये झूठ की खेती करने का काम किए हैं। ये ऊपरी मन से किए हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम करती है। अच्छा, बता दीजिए, 2024 में अभी आपने घोसी जीत लिया है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं भाई हमने देखो उस पर दाव नहीं लगाया था, वो हम ऐसे बेमन में चुनाव लड़ लिया था, और हम 2024 जीतेंगे आराम से, सब साफ कर देंगे सारी पार्टियों को। अच्छा, घोसी में बताइए, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, जाके एड़ा गाड़ दिए थे। ए.के. शर्मा जो है कुंडली मार के बैठ गए थे। 40 मंत्री, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ऐसे लोगों को, अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड, और 40 मंत्री, सैकड़ों विधायक, 13 प्रदेश के नेताओं को गांव-गांव में नाका पर यह बैठा दिए थे। ये बेमन लड़ा वो गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ी, लेकिन जनता ने अपने वोट से की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया, उनकी रातों की नींद हराम कर दिया। और यह तो देखो, हमने कहा था ना कि जैसे हमारे यहाँ चावल हड़िया में बनता है तो कलछा से 2 चावल निकाल के देख लेते हैं पका है कि नहीं पका है, तो यह जो घोसी का बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, वही हड़िया के 2 चावल के बराबर था। और अब ये एनडीए की विदाई का समय शुरू हो गया है, और 2024 के चुनाव में एनडीए हारेगा, इंडिया की सरकार बनेगी। चाहे इंडिया से ये भारत कर दें, चाहे आर्यावर्त कर दें, चाहे निषाद राष्ट्र कर दें, चाहे जम्बू द्वीप कर दें, 2024 में ये इंडिया भारत का, हिंदू मुसलमान करके, ओबीसी SC ST करके। अमित शाह ने क्या बयान दिया था महिला आरक्षण बिल पर कि सब हम तो पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी हैं। 29% सांसद हमारे ओबीसी के हैं, 29 मंत्री केंद्र में हमारे ओबीसी के हैं। अरे भैया, यहाँ भी 27 गो मंत्री हैं, 90 गो ओबीसी के विधायक हैं, 67 गो SC और ST के विधायक हैं। ऐसे विधायकों से क्या जरूरत भैया जिन्होंने कौनो गंध ही नहीं है। ये जो है गोबर है, गोबर की तरह जी गंध मारने वाले ये हैं। जितने ओबीसी SC के नेता हैं, आज ओबीसी SC ST की हकमारी हर स्तर पर हो रही है। केंद्र सरकार की नियुक्तियों में हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की नियुक्तियों में हो रही है। आप नहीं देख रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के नियुक्ति में क्या हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति हो, चाहे अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति हो, चाहे आई टेस्टिंग अफसर की भर्ती का मामला हो, चाहे अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, अभी फॉरेस्ट गार्ड वाला मुद्दा देख लीजिए, चाहे जो है कि ये असिस्टेंट अभी क्लर्क की भर्ती चल रही है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती चले। ओबीसी SC ST के कोटा को खुलेआम डकैती किया जा रहा। और यह जो ओबीसी के मुखौटे हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो, राकेश सचान हो, चाहे
आशीष पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनिल राजभर हो, और चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हो, चाहे गिरीश चंद्र यादव हो, इनकी औकात क्या है? यह केवल सांसद विधायक बन गए हैं, लेकिन समाज का अधिकार जो संविधान के तहत दिया गया है उसकी खुलेआम डकैती की जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC ST की हितैषी है, सामाजिक समता और समानता में विश्वास रखती है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति आस्था है, तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) के तहत ओबीसी SC ST को जनसंख्या अनुपाती आरक्षण दे दे। अगर भारतीय जनता पार्टी का जमीर जिंदा है तो हमें कार्यपालिका में ही नहीं, विधायिका में, न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करें, तब जाना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी SC ST की हितैषी है, सामाजिक समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा में विश्वास रखती है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति आस्थावान है। ये तो लोकतंत्र और संविधान को मिटाने का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा जो संविधान की प्रतियां सांसदों को बांटी गई, इनको तो सोशलिस्ट शब्द से, सोशलिज्म से, सेकुलरिज्म से इनको जो है मिर्ची लगती है। और ये उसी दिन हम लोगों को संकेत हो गया जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ और वहां हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की जगह जब सेंगोल का चिन्ह लगा दिया गया। अरे बेशर्मों को शर्म नहीं है? ये G20 का जो कार्यक्रम अभी हुआ था, 19 देश ने भागीदारी किया था, 990 करोड़ का बजट था, 4120 करोड़ रुपया पानी की तरफ बहा दिया गया और सोने चांदी की जो थालियां बनी थी उसमें अशोक स्तंभ को उकेरा गया। उसमें कोई गाय का मांस खाया, कोई भैंस का मांस खाया, कोई बकरा खाया, कोई मछली खाया, कोई ये, और जूठा छोड़ करके हमारे अशोक स्तंभ को अपमानित करने का काम किया, कलंकित करने का काम किया। ऐसे बेशर्म, बेहया, बेवाहियात बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये पिछड़ों के नाम पर कलंक है जो आप, लेकिन क्या करें, जो अपने माँ को अपमानित कर दिया कि मेरी तो माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ। अरे ये तो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बता करके रेलवे का स्टेशन बेच दिया, चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का सपना दिखा करके एयरपोर्ट को बेच दिया। जाओ लखनऊ में शर्मा जी देख लो, अडानी ग्रुप को दे दिया। तो कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुआ 170 करोड़ का केवल बजट भारत के पास था। भारत भूखों नंगों का देश था, खाने को न भोजन न पहनने को भरपूर कपड़ा था, सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी ने सेल रेल ONGC NTPC एयरपोर्ट इसरो RDSO बना करके, कोल माइंस बना करके, पोर्ट ट्रस्ट बना करके, फर्टिलाइजर्स कंपनी, कॉटन मिल्स बना करके, शुगर मिल्स बना करके और बहुराष्ट्रीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से पावर प्लांट स्थापित करके देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाने का काम किया। ये फर्जी विश्वगुरु बनने वाला, ये राष्ट्र विक्रेता, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रघाती, संविधान को मिटाने की कवायद करने वाला हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी में आस्था रखने वाला तानाशाह बनने का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी ने देश को जो है विकास के पैमाने पर नीचे करने का और भारतीय बैंकों का रुपया लुटवा करके 28 गुजराती बनियों के हाथों, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी, मेहुल चोकसी आदि जैसे हैं, यह देश की अर्थव्यवस्था को लुंज पुंज करने का और भारतीय बैंकों का खजाना लुटवा करके अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किए हैं। यह देश माफ नहीं करेगा। 2024 में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके NDA को भगाएगा। अलीबाबा 40 चोरों के गिरोह को जो है ना पकड़ करके गर्दन जो है वही कच्छ और खंभात की खाड़ी में जो है ना इनको गोता खिलाया जाएगा और 2024 में लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के रक्षा के लिए इंडिया की सरकार बनाया जाएगा। दोस्तों बातचीत कर रहे थे रामलोटन निषाद जी, बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पे चर्चा हो गई। बात दानिश अली पर टिप्पणी से लेकर के शुरू हुई, महिलाओं तक गई और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संस्थाओं को बेचा उनका भी इन्होंने जिक्र कर दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।